तो गाइज आइए करते हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू। जो हमारी इंडियन पॉलिटी माइंड मैप सीरीज चल रही है, इसका पार्ट हम देखते हैं आज, यानी कि चैप्टर नंबर 17 जो होगा हमारा प्रेसिडेंट। आई होप आपने इससे पहले जो 16 पार्ट हमने डाले हैं वो आपने चेकआउट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस चैप्टर नंबर 17 प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं इसकी स्टार्टिंग में क्या दिया गया है। जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है ये आर्टिकल 52 to 78 तक दिया गया है। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या गया है, संघ की जो कार्यपालिका होती है ये आपकी, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो राज्य के लिए प्रमुख होते हैं, राज्य प्रमुख होती हैं एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। ठीक है, इसका जो निर्वाचन होता है, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का निर्वाचन होता है, ये दिया गया है आर्टिकल 52 के अंतर्गत। क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 65 के अंतर्गत क्या बताया गया था, यदि वैकेंसी अकर होती है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति इनके पदभार को ग्रहण करेगा। ठीक है, और यदि वैकेंसी होती है किस टाइम पे, इसके साथ ही ये तो उपराष्ट्रपति होगा, यह भी उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस होंगे वहाँ पर। यदि चीफ जस्टिस भी नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज यहाँ पर इनका पार्ट, इनका जो कार्य होगा वो देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया था कि जो योग्यता होगी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय के लिए, आपको मिनिमम 35 साल देने होंगे अपनी एज के, और भारत के नागरिक होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपके पास अर्हता हो। ठीक है, इसके लिए इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के लिए क्या दिया गया है कि इनके इलेक्शन के लिए जो लोग शामिल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर आप और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया था, देखो आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित। ठीक है, फिर आएगा आपका स्टेट के विधानसभा के, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका विधानसभा का, और विधानसभा आपकी जो दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर होगी। ठीक है, इनके जो मेंबर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट्स के लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते, यानी कि मनोनीत होते हैं आपका, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इनके उसमें भाग नहीं लेते। निर्वाचित होना चाहिए आपको बस, यानी कि आप वोटिंग के द्वारा संसद पहुंचे हो। ठीक है, विधानसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो वोटिंग होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के दौरान होता है। जो एक एमपी की वोट काउंट होती है, एक एमपी की वोट काउंट होती है, वो किस तरह से होती है, जो एमएलए की कुल संख्या, यानी कि उस राज्य की एमएलए की कुल संख्या डिवाइड करेंगे हम उसको निर्वाचित एमपी की कुल संख्या से। ठीक है, एमएलए की कुल संख्या और उसके निर्वाचित एमपी की कुल संख्या से। ठीक है, एमएलए की वोट निकालने के लिए, एक एमएलए की वोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एमएलए की वोट निकालते हैं। एमएलए की वोट निकालने के बाद हम यहाँ पर एमपी की वोट निकालेंगे। देखो एमएलए की वोट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या होगी, ठीक है, उसको डिवाइड करना होगा लेजिस्लेचर असेंबली के जो कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं उसकी संख्या से, उसको डिवाइड करना होगा आपको 1/10 से। ठीक है, और जब हमारे पास एक एमएलए की वोट काउंट हो जाएगा, जैसे कि
ये हमारा एमएलए का वोट काउंट आ गया आपका 50। ठीक है। सो अब देखते हैं हम एमपी महोदय का क्या होता है। एमपी महोदय की जो हमारी वोट काउंट होता है, यानी कि वोट, एक वोट की वैल्यू क्या होती है। एमपी साहब की एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एमएलए की कुल संख्या को डिवाइड करना होगा हमें एमपी की कुल संख्या से, यानी कि नवनिर्वाचित निर्वाचित एमपी की कुल संख्या के, एमएलए बटे एमपी। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कोरम। कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है। राष्ट्रपति महोदय के लिए हमको क्या करना होगा, 50% प्लस 1 वोट लेके आना होगा कोरम के लिए। ठीक है। यदि इनसे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद हो जाता है, वो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। शपथ राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र ठीक है। राष्ट्रपति के शासन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, राष्ट्रपति के लिए एक तो आपको सदस्य यानी कि राज्यसभा है, लोकसभा। ठीक है। और उसके लिए आपको उस पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है। लाभ का पद धारण न किया हो, निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे आपको। ठीक है। रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से त्यागपत्र देना होगा। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति महोदय जी का जो टर्म होता है, वो टर्म कितने वर्ष का होता है, जो इसका टेन्यूर बोलते हैं हम जिसको, वो कितने दिन का होता है। जो आपका टेन्यूर होता है आपका, ये 5 वर्ष का होता है। जो आपका त्यागपत्र होगा वो उपराष्ट्रपति भाई साहब को देना होगा। महाभियोग जो चलाएंगे आपको, इम्पीचमेंट जो होता है, ये आपका राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग चलता है, ये अनुच्छेद 61 से चलता है। यहाँ पर 56 ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य को सपोर्ट मिला हुआ होना चाहिए। चेयरमैन या फिर स्पीकर इसे रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पास कर सकता है। 14 दिन के लिए आपको पहले ही आपको नोटिस दे दिया जाता है, और इसके लिए आपको मिनिमम 2/3 की बहुमत चाहिए होती है पास कराने के लिए। ठीक है। दूसरा सदन, ये फिर क्या आएगा, ये प्रोसेस आपके दूसरे सदन जाएगी, दूसरे सदन जाएगी ये प्रक्रिया। और फिर क्या बताया कि दूसरे सदन को राष्ट्रपति के बचाव का अधिकार है, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर बताई गई राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति महोदय को जब आप राष्ट्रपति बनाकर बैठा दोगे तो उनको कुछ पावर्स भी देनी होगी आपको। अब यहाँ पर बताया गया कि कार्यकारी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, यानी कि 53 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको कुछ कार्यकारी शक्तियाँ भी यहाँ पर दे दी जाएगी मिस्टर रामनाथ कोविंद महोदय को। ठीक है। आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे क्या बताया है, प्रेसिडेंट वर्क्स करेंगे और एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। प्रेसिडेंट वर्क करते हैं आपको जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। भारत सरकार के सभी कार्य शासन संबंधी जो होंगे वो सब आपके राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। ठीक है। अब इनको अपॉइंटमेंट और कुछ मुद्दे को रिमूवल करने की शक्तियाँ भी दे दी गई है। आपने रामनाथ कोविंद जी को क्या कह दिया कि आप श्रीमान, आप ये जो पीपल्स होंगे आप इनको रिमूव भी कर सकते हो और आप इनको अपॉइंट भी कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे कि CJI, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, AG, कैग, EC, UPSC के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं, और फाइनेंस कमीशन का, SC ST कमीशन को, इनको आप जो चेयरपर्सन होते हैं इनके, आप इनको रिमूव भी कर सकते हो और इनको आप अपॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या बोल दिया आपने कि महोदय हम आपको कुछ विधायी शक्तियाँ भी देते हैं। ठीक है। आपके पास क्या होगा, संसद होगी, आपके पास क्या होगा, अध्यादेश भी होगा, आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। 79 के अकॉर्डिंग आपके पास संसदीय शक्ति होगी। ठीक है। और 123 के अकॉर्डिंग आप
अध्यादेश भी जारी कर सकते हो। आपके पास श्रीमान वित्तीय शक्तियाँ भी दे दी जाएगी, जैसे कि आप धन विधेयक धन विधेयक धन विधेयक पूर्वानुमति से, ठीक है, इनकी पूर्वानुमति से धन विधेयक आ जाएगा। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण इनको बताया जाएगा। अनुदान की मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, राज्य व केंद्र के मध्य जो राजस्व संबंधी बंटवारे होंगे के लिए प्रत्येक वर्ष में एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। ये आपकी वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं आपको। ठीक है, यानी कि इनकी मंजूरी के बिना ये काम आगे वाले नहीं होंगे। ठीक है, कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी आपको दे दी गई हैं, क्योंकि आपको एक पावरफुल बनाना है, तो आपको कुछ हम पावर्स ऐसे देंगे कि उन पावर्स का यूज़ ओनली आप ही कर सकते हो, अदरवाइज इंडिया के अंदर कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि आपको आर्टिकल 72 के अंदर क्या बताएगा कि कुछ कंडीशंस में आप क्षमा कर सकते हो, क्षमा करने की, क्षमादान की शक्तियाँ आपको दी जा सकती है। जैसे कि दोषी सिद्ध मुक्त कर सकते हो आप, पनिशमेंट को फ्री कर सकते हो, या फिर दोनों कर सकते हो। लघुकरण कर सकते हो आप, यानी कि छोटा कर सकते हो। ठीक है, स्वरूप को या फिर प्रवृत्ति को, स्वरूप को बदल सकते हो या फिर उस पनिशमेंट की प्रवृत्ति को ही बदल सकते हो। ठीक है, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकते हो आप। परिहार के अंदर क्या बताया गया कि आप दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन के बिना उसकी अवधि कम कर सकते हो। यानी कि किसी कैदी को यहाँ पर क्या मिला है, आपका कठोर कारावास मिला है 20 साल का, तो आप अपनी मर्जी से उसको कठोर कारावास 5 साल तक भी कर सकते हो। यानी कि प्रकृति में कोई परिवर्तन ना करके उसकी अवधि में परिवर्तन कर देना। ठीक है, परविलंबन में क्या होगा, आपका दंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, और विराम स्पेशल फैक्ट, यानी कि अगर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर हैंडीकैप्ड है, उसके लिए आप स्पेशल फैक्ट आधार पर आप कुछ देर के लिए विराम लगा सकते हो उनकी पनिशमेंट पर। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया कि इसके बाद हमने क्या किया, श्रीमान जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय रामनाथ कोविंद जी है, इनको बताया गया कि आपके पास सर जी हमने कुछ वीटो पावर्स दी गई हैं, वो स्पेशल पावर हैं, उनको आप ही यूज़ कर सकते हो ऑल इंडिया के अंदर, और कोई नहीं यूज़ कर सकता। जैसे कि आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि बिल असेंड करने के लिए राष्ट्रपति जी को वीटो पावर दी गई है। लोकसभा के अंदर भी ये दी गई है आपको आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो आप उसको बिल्कुल स्वीकृति दे सकते हो, या फिर उसको आप सुरक्षित अपने पास रख सकते हो, या फिर आप पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हो संबंधित स्टेट के पास। अब आपके पास जो वीटो दी गई है वो 3 प्रकार के वीटो गए हैं। इसके अंदर क्या बताया गया कि आपको एक वीटो है अत्यंतिक वीटो। इसके अंदर क्या बताया कि आप विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। ठीक हो, दूसरा आपका निलंबनकारी वीटो के अंदर क्या बताया कि आप विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो। ठीक है, और है आपके पास तीसरा है आपका पॉकेट वीटो के अंदर आपको क्या होगा, आप अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये होगा, यदि आप कोई पॉकेट वीटो यूज़ करता है प्रेसिडेंट, तो उसको आप सोच सकते हो, आप उसको जो संबंधित बिल है उसकी फाइल को उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया, उस पर कोई एक्शन वो लेना नहीं चाहते, ना ही आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ना ही उस पर कोई एक्शन ले रहे, तो उसको बोला जाए पॉकेट वीटो। ठीक है, कुछ होता है आपका राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का कुछ वीटो होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए बिल को आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब ये राज्य के लिए भी राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो राष्ट्रपति के लिए वीटो पावर यूज़ कर अपने जो बिल को अपने आप से उसको अप्रूवल ना देकर राष्ट्रपति महोदय के परमिशन के लिए उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर वो
अप्रूवल दे भी सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि विधायिका वापस उसको कुछ संशोधित करके या फिर कुछ संशोधन ना करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो प्रेसिडेंट उसको असेंड करना ही होगा। ठीक है, इसके पास कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी, उनको असेंड करना ही होगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल आर्टिकल हैं जो हमारे मोदी जी से संबंधित हैं, महामहिम जी से संबंधित है, उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 56 के अंदर 56 के अंदर बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। 59 राष्ट्रपति की कार्यालय की दशाएं क्या होगी। 60 के अंदर शपथ ग्रहण से 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 72 के अंदर बताया गया राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। ठीक है, संघीय बजट इम्पोर्टेंट है, संघीय बजट। ठीक है, 123 यानी कि अध्यादेश जारी करना और 143 समीक्षा लेना सुप्रीम कोर्ट से। ये जो नीचे के 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आएगा आपका चैप्टर राष्ट्रपति। सो गाइज आई होप ये राष्ट्रपति का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आई होप यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।